और तुम्हारा उसने हमें ख्वाबों में भी आकर हमारा भाई कहता है कि मेरे मुझे इस बंदे ने मारा है और मेरा मेरा इंसाफ मेरा जो है ना वो मेरा मेरा इंसाफ होना चाहिए। क्या ये बात दुरुस्त है कि वो जफर मलिक ही थी जिन्होंने आपके भाई को मस्जिद से बाहर जबरदस्ती बुलवाया और उनको कहा कि माँ के बेटी हो तो बाहर आ जाइए, उन्होंने आवाज लगाई थी? जी जी, उन्होंने आवाज लगाई और वो फिर ऐसे हिल पर एक जगह पे बराबर सामने जो भी डायलॉग हो रहे थे वो ज्यादा जफर मलिक ही कर रहा था। आपसे अगर कोई माफी तलब करे तो अपने भाई के कातिल को आपका खानदान माफ कर दे? देखें, हमारा भाई इतना खूबसूरत कि उसकी जवानी देखने वाली थी। वो इतना जवान था कि उसकी जवानी देखने वाली थी। मेरा भाई 10 महीने की उसकी शादी हुई थी, उसकी 17 इयर्स ओल्ड की बेवा थी। 17 to 18 इयर्स ओल्ड। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा और आज का गोरख धंधा बरतानिया से इशरत नाज शाह आज के प्रोग्राम में साथ देंगी। ये पहली कश्मीरी और मुस्लिम खातून है जो बरतानिया के टाउन स्लो की मेयर बनी। इनके भाई का 19 साल कबल कत्ल हुआ। आसिफ शाह मेरी मुराद एक वज़ीर हुकूमत ज़फ़र मलिक साहब, उनको 14 साल कैद की सज़ा हुई। ये सारा वाक़या कब, कैसे और क्यों पेश आया, उस सिलसिले में इशरत नाज शाह जो हैं वो मेरा साथ देंगी और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे बताइए कि 19 साल कबल 2003 में जो वाक़या पेश आया उसकी वजह क्या बनी? सबसे पहले तो मैं अपने सुनने और देखने वालों को अपना सलाम पेश करती हूँ और उसके बाद मैं ये बताना चाहती हूँ कि 19 साल पहले हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी ज़फ़र मलिक और उनकी फैमिली के साथ, बल्कि हमने उनके साथ इतनी फैमिली रिलेशनशिप इस तरह से बनाए हुए थे कि जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई है 91 में, तो हमने उनको जैसे शादी का दोस्त बनाया था अपने भाई का और हम उनको इसी तरह मानते थे। तो हमें नहीं पता था कि वही शख्स जिसको हम अपने भाई की जगह दे रहे हैं वही हमारे घर को उजड़ने की वजह बनेगी और वही हमारे भाई का कातिल बनेगा। तो अगर ज़फ़र मलिक साहब जो इस वक्त वज़ीर थे, अभी मेंबर असेंबली हैं, आपके बड़े भाई की शादी के दोस्त थे, इतने अच्छे घरेलू रिलेशन थे, तो ऐसा क्या हुआ कि ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? जी, कोई भी दुश्मनी नहीं थी। जब ये बस ऐसा कुछ बिल्कुल छोटी सी एक बात कि जिसमें छोटे बच्चे, वो भाई नहीं आसिफ शाह नहीं बल्कि छोटा मेरा भाई जो राशिद है, वो कॉलेज जाता था। तो कॉलेज में जाते हुए आपको पता है कि कश्मीर में हिल्स हैं, तो जब बस को ऐसे झटके से उसकी कुनी लग गई, जो एक और मलिक मंशा का भाई था या कौन था उसके ऐसे सर पर, तो उसने लड़ना शुरू कर दिया मेरे भाई राशिद, छोटे भाई राशिद के साथ, जो कि कॉलेज जाता था। अभी छोटा 18-19 साल का था, 18 साल का हुआ होगा। तो उसने कहा कि इसमें लड़ने की कौन सी बात है। उसने कहा मेरे बाल खराब हो गए। अच्छा। तो उसने आगे से मेरे भाई ने कहा कि भाई मैं तो फिर तुम्हें कंघा दे देता हूँ, इसमें बाल खराब हो गए तो मैं तुम्हें कंघा दे देता हूँ। बस ये बात हुई है और उसने लड़ना शुरू कर दिया और इस तरह से बस वाले ने, ड्राइवर ने उठकर तो बच बचाव किया और उनको बाहर निकाला। फिर ऐसे ही जब रोज लड़के कॉलेज में जाते हैं हमारी फैमिली के कोई भी रिश्तेदारों में से, तो आगे जो इनकी फैमिली के लड़के थे वो रोज गाड़ी को खड़ी करके बस को तो डंडे लेकर और इस तरह से वो अपना असला लेकर तो वो खड़े हो जाते, रोज वो लड़ाई करते, मार पिटाई करते, ये वो। तो इसी तरह करते करते ये लड़ाई बढ़ती गई और 1 महीना हो गया ये रुकने का नाम ही ना ले। तो मेरा जो भाई जो कत्ल हुआ है उसने सोचा कि बच्चे स्कूल जाते हैं रोज, तो ये बच्चों की लड़ाई है, तो इसका अगर कोई सॉर्ट आउट ना हुआ तो कोई ना कोई कत्ल हो जाएगा दोनों तरफ से। तो उसने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए वो उसने सारी उनकी साइड के जो मेन लोग थे उनको भी कहा कि आप फैसले में आए, और हमारी तरफ से भी वो मिडिल सिटी में जो शहीद जो में हमारे मामू थे उनकी लेबॉर्ट्री, तो उन पर बैठकर तो वो हम उनकी दुकान पर बैठकर तो फैसला वगैरह कर देंगे। ये वहां पर नहीं आए उस दिन,
تو پھر دوسرے دن پھر میرے بھائی نے پھر اس نے فون کیا ادھر ادھر، اپنے جو بڑے تھے فیملی کے بڑے بزرگ تھے ان کو فون کیا کہ آپ آئیں اور وہاں پر نمبردار صاحب کو بھی فون کریں، اور وہ نمبردار جو ہے وہ ظفر ملک کا تایا ہے، تو وہ بھی فون کریں، اور وہ بھی گلی بازار جو جہاں پہ قتل ہوا میرا بھائی وہاں پر اس کا اپنا پی سی او وغیرہ بھی تھا مسجد کے پاس ہی جہاں پر وہ قتل ہوا ہے، تو کہا کہ وہاں پر آئیں اور ہم فیصلہ کر دیں آج نا، جو بھی ہے بچے ایک دوسرے کے ساتھ معافی تلافی کر لیں۔ جب یہ گیا راستے سے جانے لگا تو میرے بھائی دوسرا جو میرا بھائی تھا وہ کوٹلی میں تھا، اور میرے ماموں کے بیٹوں کو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو اسلحہ لے کر جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہ ہم بھی اگر جائیں گے، ہزاروں وجہ بنی کہ یہ ان کے ساتھ ہماری کوئی زیادہ نہ بڑھے اور کوئی ایسی بات نہ بنے کہ جس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے دونوں طرف، تو پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نہ جائیں گے، ہم ایسا ہی کیوں نہ کریں کہ ہم آصف کو منع کر دیں کہ وہ وہی کر رہے تو کوئی نہ جائے اس طرف، نہ گلی بازار میں نہ جائے، تو بس کیا آصف کو تو اس نے کہا کہ اس کو راستے سے واپس بلا لیا گیا، تو جب ابھی وہ راستے میں ایک گھر تھا، ہمارے کافی مطلب دوستانہ تعلقات تھے، پٹھان فیملی ہے، تو ان کے گھر میں جب میرا بھائی گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ سامنے موڑ پر یہ کلاشنکوفیں لے کر کھڑے ہیں، تو اس نے پولیس بلانے کی کوشش کی کہ میں پولیس وغیرہ کو بلاؤں، تو پھر وہ پی سی او میں جو لڑکا بیٹھا ہوا تھا اس کے وہ فون وغیرہ بھی بند ہو گئے، اور فون اس نے یہ کیا کہ ادھر سے جو نمبردار صاحب تھے، اس کے تایا تھے نمبردار، انہوں نے فون کروایا وہاں سے کہ میں بازار میں پہنچایا ہوں تو آپ آ جاؤ، تو پھر میرے بھائی نے سوچا کہ آپ تو جب اس کو روکنے لگے سارے کہ تم نہ جاؤ، تو اس نے کہا کہ اب تو نمبردار صاحب آ گئے ہیں، اب تو کوئی لڑائی کی بات نہیں ہوگی، مطلب ہے ایک سینئر بندہ آ گیا ہے وہ فیصلہ کرنے کے لیے، تو اب تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ جب میرا بھائی یہی سوچ کر تو چل پڑا، تو جب وہ وہاں پر پہنچا تو کون سی بات تھی کہ جو نمبردار صاحب نے اپنی جو کمیونٹی کے جو لوگوں کی دکانیں تھی وہ بند کروا کر تو وہ واپس وہ گھر کو صبح 9 بجے واپس آ رہے تھے، جنہوں نے فیصلہ کروانا تھا وہ واپس گھر کی طرف چلے گئے؟ جی، جو ان کے رشتہ دار تھے نا، جنہوں نے دکانیں کھولی ہوئی تھی، وہ واپس انہوں نے اپنے لوگوں کی دکانیں بند کروا کر، ان کو پتہ چل چکا تھا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، ان کو پتہ تھا، تو وہ اپنے دکانیں بند کر کے جا رہے تھے، تو نمبردار صاحب نے بلا کر میرے بھائی کو خود وہ وہاں سے کھسک کر تو اس ٹولے میں جا کر شامل ہو گئے جہاں پر جو گولیاں چلا کر کلاشنکوفیں لے کر آ رہے تھے، تو میرا بھائی وہاں پر جو ہی پہنچا تو یہ وہاں پر نہیں تھے، تو پھر یہ تو جب فائرنگ کرتے کرتے آ گئے تو اس کو جب آواز آئی تو اس نے فوراً ہی مسجد کی طرف کا رخ کیا، جو مسجد پاس تھی اس کا رخ کیا کہ میں مسجد کی طرف ہم چلے چلیں کہ یہ تو لڑائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو چلو اس وقت نقصان نہ ہو جائے، وہ راستے سے ہٹ گیا۔ تو اتنے میں نا جب وہ کلاشنکوف کی آواز وغیرہ بھی آئی ہے تو میرے والد صاحب بھی وہاں پر آ گئے، میرا چھوٹا بھائی تھا، یہ فیصلے کے لیے تو انہوں نے آنا ہی تھا، تو میرے والد صاحب ان کی ظاہر ہے وہ تھوڑی ان کی صحت ایسے ہی تھی تو وہ نہیں آ رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو گھر سے یہ بات نصیحت کر کے بھیجا کہ بیٹا لڑائی نہیں کرنی ہے، میرا زمانہ جو ہے وہ اور ہے، تو آج کل کے زمانے میں اگر آپ کے ساتھ کوئی لڑائی بھی کرے نا تو آپ نے اس چیز کو درگزر کر کے گزر جانا ہے، کیونکہ آج کل کی لڑائی جو ہے نا وہ گنوں کی اور پستولوں کی ہے۔ تو پھر بس یہ جب تک لڑائی ہوتی میرا بھائی مسجد میں تھا تو میرے ابو کو آواز آئی کہ گولیوں کی اور فائرنگ کی آواز آئی، تو وہ آ گئے ادھر بازار میں آ گئی، ان کو پتہ چل گیا کہ خطرہ ہے تو وہ اس وجہ سے آئے، میں وہاں پر تو نہیں تھی لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میرے ابو پاس کھڑے تھے، تو جب میرے بھائی کو مسجد میں اندر سے وہ چلا گیا تو ادھر سے اس کو گالی نکال کر تو باہر نکالا گیا، اور جب وہ باہر آیا تو اس نے کہا کہ اگر تم ماں کے بیٹے ہو، اگر گالی نکال کر کہا کہ اگر تم ماں کے بیٹے ہوئے تو آ جاؤ گے، اگر غلط گال نکال کر کہا کہ اگر وہ ہوئے تو پھر نہیں آؤ گے، تو میرا بھائی جو ہے نا وہ باہر آیا تو اس نے کہا میں ایک سید زادی ماں کا بیٹا ہوں اور میں امام حسین کی اولاد میں سے ہوں، میں کبھی بھی بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، لیکن ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں، ہم یہاں پر فیصلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو چلیں بیٹھے، اور بچوں کی بات ہے تو ہم اس لڑائی کو ختم کریں، یہاں پر لڑنے کی کون سی بات ہے۔ تو آگے سے ظفر ملک نے کہا کہ ہم یہاں پر فیصلہ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم جو کرنے کے لیے آئے ہیں وہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور بس اس نے فائر کھول دیا، تو بس یہ بات ہوئی ہے، اور میرے باپ کی
जोली में मेरा भाई गिरा, दूसरा मेरा भाई जो था वो मेरे भाई के साथ खड़ा था। अगर दुश्मनी की बात होती या लड़ाई की वजह, उस लड़ाई की वजह से कत्ल होता, तो जिसकी लड़ाई थी वो पास खड़ा था, जो मेरा छोटा भाई था वो पास खड़ा था। बिल्कुल, मैं छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा कि आप ये कह रही हैं कि स्कूल जाते हुए आपके एक छोटे भाई जो आसिफ शाह से छोटे थे, किसी की कौनी लगने से बाल खराब हुए, वहाँ से बात आगे बढ़ी। जी, जी। आ, और वो आसिफ शाह से भी नहीं छोटे, वो सबसे छोटा है। सबसे छोटे हैं। तो आपके भाई ने जान बचाने के लिए मस्जिद में छुप के और वहाँ से जब बाहर निकले तो गोलियाँ चली, जिसके नतीजे में गोली लगी और वो फौत हो गए। जी, वो वहाँ पर ही वो दरअसल वहाँ पर गिरे और अभी वो जिंदा थे। तो मेरा जो छोटा भाई था, उन्होंने तड़प कर तो गाड़ी इधर उधर से ढूंढी, फिर वो चाबी उनको नहीं मिल रही थी, तो अफरा तफरी में किसी ने कहा कि आसिफ की जेब में चाबी देखो उसकी कार की, तो उसकी कार की चाबी भी बीच में उसकी जेब से निकली। तो मेरे छोटे भाई को पता तक भी नहीं था कैसे वो, तो उसने भगा कर गाड़ी जब ले गया, तो जब आगे पहले मोड़ पर ले गया था तो ये आगे रास्ता इन्होंने ढक लिया, इन्होंने गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया। तो आगे से हमारे जो मेरे अब्बू के, हमारे चचा जो मेरे अब्बू के फूफी के बेटे थे, उनको पकड़कर तो उनको किडनैप जैसे अबडक्ट करके तो वो ले आए थे। तो वो जब उनको छोड़ा, ये कहकर छोड़ा कि ये बूढ़ा है, किसी जवान को मारो, ये तो बूढ़ा है, इसको मारकर हमने क्या करना। ठीक है, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि वो जफर मलिक ही थी जिन्होंने आपके भाई को मस्जिद से बाहर जबरदस्ती बुलवाया और उनको कहा कि माँ के बेटी हो तो बाहर आ जाइए, उन्होंने आवाज लगाई थी? जी, जी, उन्होंने आवाज लगाई और वो फिर ऐसे हिल पर एक जगह पे बराबर सामने जो भी डायलॉग हो रहे थे वो ज्यादा जफर मलिक ही कर रहा था। ठीक है, तो आपके भाई मुस्तकबिल करीब में जो आसिफ शाह थे मरहूम, वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे? ये दोनों को पॉलिटिकल क्राइसिस थे आपके बीच में? पॉलिटिकल कोई क्राइसिस नहीं थे, लेकिन जिस तरह से वो पॉलिटिक्स में और वहाँ पर उसने इलेक्शन में इन्वॉल्व था, बाकी जो कम्युनिटीज भी थी उसके कहने पर उन्होंने वोट दिए, तो काफी वो इतना वो आगे आ चुका था कि उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ऐसे ही लग रहा था कि वो आगे, और उसको फिर ऑफर भी की गई थी जो मलिक सलीम थे वहाँ के, जो उस पार्टी के, मेरे ख्याल में पीपल पार्टी थी, तो उन्होंने कह दिया था कि आइंदा के बाद जो इलेक्शन होगा वहाँ से आप इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, तो बस के अंदर जिस नौजवान के तालिबे इल्म के बाल खराब हुए थे कौनी लगने से, उस नौजवान का तल्लक जो था वो जफर मलिक साहब के कबीले से था? जी, जी, इनके कबीले से था। कहाँ से किसकी कौनी लगी, फिर रोज जो रिश्तेदारी निभाने के लिए इनके जो भतीजे थे वो सारे इकट्ठे होकर, तो वो गाड़ियों से निकाल कर एक टोला बन जाता है। भाई कोई कहाँ से इकट्ठे हुए, क्या वजह है, कोई बात नहीं है। तो ये इस वजह से कि हम पर किसी ने ये जुर्रत कर दी, हमें किसी ने ये कह दिया। मैं तो हैरान होती हूँ कि जब मैंने ये सुना कि लड़ाई की वजह ये बनी, तो मैं तो सोचती हूँ कि ये बंदर के हाथ में भी अगर गन आ जाए ना, तो वो भी अपने आप को पता नहीं शेर समझने लग पड़ता है कि इन्होंने इंसान की जान ले ली। और आज लोग, मुझे इस बात का सख्त अफसोस है, लेकिन मैं अफसोस के साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी वहाँ पर जो लोग हैं ना, वो उनको इतनी समझ नहीं है। जो बच्चे थे उस वक्त, 1 साल का जो बच्चा था, अब वो 20 साल का बच्चा, उसको क्या पता 20 साल पहले क्या हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। 19 साल के बाद फैसला आया, 14 साल की कैद की सजा सुनाई गई। क्या कहेंगी फैसले के बारे में? मैं ये कहूंगी कि हमें बिल्कुल, हमारे जो थे ना, बिल्कुल एक होता है ना, इंसान डिसहार्टेड हो जाता है और डिसअपॉइंटेड हो जाता है। हम डिसहार्टेड हो गए थे और इस वजह से डिसहार्टेड हो गए थे कि जफर मलिक 19 साल से वो ना वो फैसला होने दे रहा था, ना वो केस की तारीखों पर तारीखें डलवा कर तो इस केस को आगे से आगे ले जा रहा था। वो किसी जगह पर भी वो केस जैसे टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, वो इस तरह से कर रहा था कि वो फैसला होने के बजाय तारीखें एक्सक्यूज बना करना, तो जब भी हम जाते थे तो वो तारीख बढ़ जाती थी आगे। ठीक है, तो क्या ये दुरुस्त है इशरत नाज शाह के इससे कबल सेशन कोर्ट से एक जज ने उनको बरी किया और एक काजी जो थे उन्होंने सजाए मौत सुनाई थी जफर मलिक साहब को? जी, जी, उन्होंने सजाए मौत सुनाई थी और फांसी की सजा सुनाई थी कि, और सारे जो आज जो फैसला हुआ है, वो जो काजी ने उस वक्त फैसला दिया था, तो
जो जज था ना वो कुछ ऐसा कुछ हुआ कि हमें समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है इन दोनों का आपस में, जो काजी और जज का फैसला एक ही होना चाहिए, तो उन्होंने काजी ने फैसला जो दिया तो जज उसके साथ नहीं एग्री हुआ। हमने बहुत इसके बारे में सुना भी है कि रातों रात ये फैसला बदलवाया गया। तो बस ठीक है, तो जब आपके भाई आसिफ शाह को एक मजमे के अंदर गोली मारी गई तो उसमें टोटल 13 मुल्जमान थे, 12 लोग जो थे वो बरी हो गए, एक जफर मलिक बाकी बचे थे, सिर्फ इन्हीं को सजा हुई। तो क्या आप मुतमय्यन हैं इस सजा से कि बाकियों को नहीं हुई? जी हम ये चाहते हैं कि जिसके देखें बाकी जो लोग हैं जो भी उसमें हैं उनको सजा होनी चाहिए। हम ये नहीं है कि हम खुश हैं कि उनको सजा नहीं हुई है, हम लेकिन ये मेन मुल्ज़िम जो था ये था जिसने हमारे भाई को कत्ल किया था, इसी ने ही सबको उकसाया है और इसी का असला भी था। और बाकी भी अपना लेकर शायद उन्होंने भी किया होगा, लेकिन जो मैं तो इतना वहाँ पर थी नहीं, अवेयर नहीं हूँ इतना ज़्यादा इस चीज़ से। लेकिन मुझे जो पता है कि जो लोग हैं जो इसमें शामिल थे वहाँ पर गए हैं वो एडल्ट थे, उनको पता था कि वो जो जिस काम के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर वो जा रहे हैं ये गलत बात है, तो लड़ाई झगड़े में और उसको ज्यादा तूल देना ये गलत बात थी। तो इशरत नाज शाह, हम मुसलमान हैं तो बतौर मुसलमान या कोई कोशिश करे रजामंदी की मामलात को ठीक करने की, तो ऐसा मुमकिन है कि आपसे अगर कोई माफ़ी तलब करे तो अपने भाई के कातिल को आपका ख़ानदान माफ़ कर दे? देखें हमारा भाई इतना खूबसूरत कि उसकी जवानी देखने वाली थी, वो इतना जवान था कि उसकी जवानी देखने वाली थी। मेरा भाई 10 महीने की उसकी शादी हुई थी, उसकी 17 इयर्स ओल्ड की बेवा थी, 17 to 18 इयर्स ओल्ड उसकी बेवा रही है। और उसको हम उसका अगर कोई गलती से किसी को कुछ लग जाए ना तो हम कह सकते हैं कि इसने किसी ने गलती की है। जिस चीज का प्लान करके तो उसको जिंदगी में सियासत में आने का मुस्तकबिल का एक समझ कर कि ये रास्ते की रुकावट है बनेगा, तो वो उसको इस वजह से बंदा मार रहा है और बगैर वजह से मार रहा है, तो हम उसको कैसे माफ कर सकते हैं? हमारी 19 साल हमने आंसू बहाए हैं, हमारे आंसू कभी नहीं रुकेंगे, हमारे आंसू कभी नहीं सूखेंगे और अभी तक कभी नहीं सूखे। कोई ऐसा दिन नहीं था हम अपने उस प्यारे भाई को जो बाग से जुदा हो गया है, तो हम हर बार नमाज पढ़कर भी तो हम बहनें रोती हैं, हमारी माँ रोती है, तो हम ये कत्ल कभी नहीं माफ कर सकते, हम कभी भी ये माफ नहीं कर सकते। हम अपने भाई को क्या जवाब देंगे कि तुम्हारा एक खानदान है और तुम्हारा उसने हमें ख्वाबों में भी आकर हमारा भाई कहता है कि मुझे इस बंदे ने मारा है और मेरा इंसाफ, मेरा जो है ना वो मेरा इंसाफ होना चाहिए। तो आगे आपको क्या लगता है कि अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाएगा और फिर आपको मुसलसल उम्मीद है कि ये फैसला बरकरार रहेगा? जी अगर 19 साल के बाद इतना हुआ है कि जजेस ऑनेस्ट थे, हम ये समझते हैं कि जो सजा है हम क्या चाहते हैं वो हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे। हमें पूरा यकीन है अदलिया से, अगर अदलिया पर हमें इतबार ना होता तो हम 19 इयर्स तक हम खुद बदला लेते, लेकिन क्योंकि हमने इंसाफ का दरवाजा अदलिया से खटकाया है और हमने इंतजार किया है, बड़े सब्र से हमने इंतजार किया है, तो हम इंसाफ की उम्मीद रखते हैं कि अगर हमें आज इंसाफ मिला है कि किसी हद तक जो हमारे दिल ठंडे हुए हैं। और जजेस पर एक पॉलिटिकल पावरिंग पार्टी थी एक साइड पर और एक साइड पर हमारे ऑनरेबल जजेस थे जिन्होंने ये फैसला दिया है और एक सिटिंग मिनिस्टर को फैसला दिया है। इससे ये साबित होता है हमारा एतमाद अदलिया पर बहाल हुआ है, मजबूत हुआ है, और सिर्फ हमारा एतमाद नहीं बल्कि कौम का एतमाद, रियासत का एतमाद अपने जस्टिस सिस्टम पर बहाल हुआ है। तो मैं समझ अगर यहाँ तक ये फैसला हुआ है तो हमें सुप्रीम कोर्ट जरूर हमें इंसाफ देंगे और हमारे साथ इंसाफ करेंगे, क्योंकि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारे भाई को कत्ल किया गया है, ना हमारा कोई सियासी गेन है, ना हमें किसी की सियासत से कोई वास्ता है। हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा भाई कत्ल हुआ है
تو ہم اس کا انصاف چاہتے ہیں. انصاف ہمیں چاہتے کسی کی سیاست کی وجہ سے ہم کسی کو نقصان نہیں دینا چاہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. عشرت ناز شاہ آپ کے ٹائم کا بے حد شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.